Hello guys, welcome back to the Eastwind platform. Myself Srujan BR. Okay. As you know, earlier in a part 5 section, we are just completed up to 40 questions, right? So today we can start with the 41 and let us try to finish the whole paper so that we can go to the next level of the papers. There are many different papers, right? So we can go and do with that also. So okay, guys, come, let's start with the 45th question. What are these? Like maximum they are inorganic questions, so it will be like organic physical questions. You can do it very easily because like they're not that much tough level. Okay, they're like typical questions. Okay guys, चलो हम शुरू कर लेंगे आज का सेक्शन 41st क्वेश्चन के साथ. ठीक है, चलो. What is the 41st question? Van der Waals equation for a n moles of a gas. Guys, देख, simple question. They are asking a Van der Waals equation for a n mole of a gas. चलो पहले मैं आइडियल गैस का इक्वेशन लिख लेता हूं. ठीक है, पहले आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n moles. What was that? It was PV is equal to nRT, right? It was for ideal gas. So second, for Van der Waals for a real gas. For real gas, what is that? For a real gas, it is simple. Just alter this is equal to A n square by V square. V minus NB is equal to nRT. देखो गाइस, इतना सिंपल है ना. हम PV is equal to nRT and Van der Waals gases and Van der Waals. Equation for real gas of n mole है ना. हम इसको कब से शुरू किया पढ़ाना? हम इसको पढ़ा नहीं, हम 11th स्टैंडर्ड से किया ना भाई. हम 11th स्टैंडर्ड पे हम हम बहुत सारे पेज हम 9th और 10th से शुरू किया था. 9th और 10th से ही हम शुरू किया था. ये वाला पार्ट हम 11th 12th से शुरू किया था, है ना भाई. कितना सिंपल है भाई. देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है ना, वही तो हमारा टी का आंसर है, राइट आंसर है. कहाँ पे है भाई? देखो कहाँ पे है. हाँ भाई, पीवी इज इक्वल टू पी प्लस ए स्क्वायर ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय वी माइनस एन बी आर टी. देखो भाई, मिल गया हमारा आंसर. कहाँ पे था? ऑप्शन डी में है. देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आसान क्वेश्चन है. आप लोग को ए वैल्यू देके बी वैल्यू देके प्रेशर फाइंड करो, वॉल्यूम दिया है और गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, सभी को इसको कांस्टेंट रख के, इसको मतलब कांस्टेंट वैल्यू लेके, इस तीनों को कांस्टेंट वैल्यू लेके प्रेशर फाइंड करो. ए एंड बी गिवन है, मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं दिया है. सिंपल आसान क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है. इसलिए भाई हम बोलते हैं ना, फॉर्मूला क्यों पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है फॉर्मूला के ऊपर, है ना. सिंपल क्वेश्चन है. चलो हम इसको देखो भाई, कौन सा है. 40 सेकेंड पे आ जाना. 40 सेकेंड कैसे भाई? 40 सेकेंड देखो क्या पूछ रहा है. हाँ 40 सेकेंड देखो. 40 सेकेंड हो रहा है कि with increase in temperature the viscosity of a gases and the liquids respectively is. भाई viscosity of a gas and liquid क्या होता है भाई? देखो क्या होता है, viscosity of a gases and liquid. हाँ भाई, हमको पता है. अब टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना, viscosity of a gas इंक्रीज होता है, viscosity of a liquid है ना, वो डिक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, viscosity of a liquid on, देखो, on increasing temperature viscosity of a liquid decreases. क्या भाई? Decreases. Whereas on increasing temperature viscosity of a
विस्कोसिटी ऑफ अ गैस क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीजेस होता है। बस देखो आप नॉर्मली देखो एक कोई भी चीज देखो, अभी ये तो फ्रिक्शनलेस क्या है भाई, ध्यान सुन लो, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है और फ्रिक्शनलेस ग्लास स्लैब होगा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ग्लास स्लैब है, ठीक है। अभी इसके ऊपर इसको हम नॉर्मल इसके ऊपर क्या है, एक ड्रॉप पानी डाल दो, एक ड्रॉप पानी है, ठीक है, एक ड्रॉप पानी, पानी को हम कलर कर लेंगे ब्लू के बाद, क्योंकि पानी तो कलरलेस है, लेकिन लेकिन वो ब्लू जैसे दिखता है ना, क्यों भाई, क्यू ड्यू टू एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या था, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल, इसके लिए हमारा कलर ऐसे दिखता है कि ऐसे है, लेकिन एक व्हाइट कलर है, ठीक है। देखो पानी डालेंगे, हम इसको हॉरिजॉन्टल पे रख लेंगे, हॉरिजॉन्टल, भाई इसका विस्कोसिटी कितना फास्ट फ्लो होता है, भाई विस्कोसिटी कितना है, विस्कोसिटी इंक्रीज होता है, लेकिन अब टेम्परेचर के साथ करो, अब टेम्परेचर को बढ़ा के इसका विस्कोसिटी चेक करो, विस्कोसिटी क्या होता है भाई, विस्कोसिटी डिक्रीज होता है, भाई क्या होता है, डिक्रीजस, डिक्रीजस, बस है ना, बस डिक्रीज होता है। लेकिन गैस के लिए रिवर्स है, फॉर अ लिक्विड, ओनली फॉर लिक्विड, ओनली फॉर अ लिक्विड, लेकिन फॉर अ गैस, फॉर अ gases इट्स इनवर्स, ठीक है भाई, ये तो इनवर्स है। बस एक चीज ध्यान रखना है, ए पॉइंट है, बस एक ही पॉइंट है, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस, लेकिन ऑन इंक्रीज टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। बस कहां पे भाई ऑप्शन देखो, विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस एंड लिक्विड डिक्रीजेस। बस कितना सिंपल है, कितना आसान है भाई। चले हम 43 के ऊपर चले, भाई अब देखो 43rd के ऊपर आ जाना, 43rd, चलिए 43rd कर ले, ठीक है। देखो आपको 42nd समझ आया ना, हो गया ना, देखो क्या होता है, गैसेस के लिए इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कैसे, मैं अभी अभी बताया ना, इधर क्या है, देखो एक स्लैब रखो, स्लैब के मतलब कोई भी स्लैब रखो, इसके ऊपर पानी डाल दो, ठीक है। अब क्या है, अब नॉर्मली नॉर्मली इसका विस्कोसिटी देखो क्या है, कितना स्पीड में डिक्रीज होता है, कितना स्पीड में वो नीचे देखो, नॉर्मली ऐसे स्लैब होता है, ठीक है, ऐसे स्लैब होता है, ठीक है, इसके ऊपर पानी का ड्रॉप डालेना, ठीक है, पानी का ड्रॉप डालो, ये कितने स्पीड में नीचे आता है, स्पीड मतलब कि ज्यादा स्पीड, मोर स्पीड आ गया ना, मोर स्पीड आ गया ना, इसका विस्कोसिटी कम है, क्या भाई, इसका विस्कोसिटी कम है, लेस स्पीड में आ गया ना, लेस स्पीड पे विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है भाई, विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि अब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इसके वजह से मोबिलिटी आता है, मोबिलिटी आता है, मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, इसके वजह से वेरी फास्ट, वेरी फास्ट मूवमेंट आता है, वेरी फास्ट मूवमेंट आता है, वेरी फास्ट मूवमेंट, इसके वजह से इसका मोबिलिटी, इसका विस्कोसिटी कम है, क्या भाई, मतलब स्पीड ज्यादा आ गया, मतलब कि विस्कोसिटी कम है ना भाई, स्पीड ज्यादा हो गया, स्पीड स्पीड ज्यादा मतलब कि विस्कोसिटी, विस्कस, इट्स नॉट अ विस्कस, इजीली इट कैन फ्लो, विस्कस नहीं है, ठीक है, विस्कस डिक्रीज हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया मतलब कि विस्कस डिक्रीज हो गया, लेकिन गैस गैस के लिए ज्यादा विस्कस है, इसके लिए इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है, समझ रहे हो आप, बस सिंपल है, सिंपल तरीका है। अब भाई नॉर्मली आप डेली चीज देखते हैं ना, डेली देख, आप हाथ में पानी रखो, हाथ में एक ड्रॉप पानी डाल दो, ठीक है, क्या करेगा, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा नहीं बढ़ा सकते ना हाथ के पानी अंदर डाल के, हाँ भाई ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कोई ले लो, स्केल ले लो, आप स्केल ले लो, स्केल लेके ऊपर पानी डाल दो, एक स्लाइटली स्लाइटली स्लैंट करो, just slightly slant the scale, what happens, the water will fall down fast, right? So
Feldon fast, it's at normal temperature. When you increase the temperature, the water will not stay there because the kinetic energy of a molecule, kinetic energy of a water is increased. So what happens? It releases its energy and goes faster, releases energy and comes faster than at normal temperature. At a high temperature, viscosity decreases. Viscosity Q decreases due to kinetic energy increases. As a kinetic energy increases, viscosity decreases. बस इतना ये चीज, ठीक है। देखो, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, बस। अब चले 43rd के ऊपर। क्या था 43rd? देखो 43rd, the fraction of molecules of a gas possessing velocity in a given range depends on, by fraction of molecules possessing a velocity at a given range of, आप सभी ने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा ना, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी देखा होगा। किसके ऊपर डिपेंड था? किसके ऊपर डिपेंड था भाई? सभी किसके ऊपर डिपेंड था? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड था। कैसे था? एक ग्राफ था। कैसे ग्राफ था? कौन सा ग्राफ था वो? हाँ देखो, मैं दिखाता हूं आपको ग्राफ कैसे था। ग्राफ था ऐसे, नीचे क्या था? नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, ठीक है था, नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर पे कितना मॉलिक्यूल था? बहुत कम मॉलिक्यूल जा रहे थे, बहुत कम मॉलिक्यूल। और क्या था? देखो भाई, क्या था? वही था ना। हाँ, और एक मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल था। थोड़ा मॉलिक्यूल्स ऐसे ग्राफ दिखा रहे थे, और थोड़ा मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखा रहे थे। कैसे? बहुत मॉडरेट लेवल से। और थोड़ा मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड दिखा रहे थे। भाई ये तो टेम्परेचर का था, लेकिन स्पीड मेंशन कर रहे थे, हम स्पीड के बारे में बात कर रहे थे ना। लेकिन किसका किसका स्पीड ज्यादा होता है इतना टेम्परेचर पे ना? ये तो स्पीड है, ये स्पीड था, ठीक है। ये स्पीड था, और ऊपर था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था ऊपर। देखो अब क्या था? अब देखो इसमें अंडरस्टैंड करो सभी, क्या था भाई? देखो, ज्यादा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा हो रहे थे। कब कब हो रहे थे ऐसे? ऐसे हो रहे थे कब स्पीड ज्यादा हो रहे थे ना, उस टाइम पे ऐसे होते क्या? नहीं भाई, इसका टेम्परेचर कम था, इसका टेम्परेचर लेस था। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा हो गया था ना, उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा था। अभी अभी विस्कोसिटी में देखा ना हमने, क्या देखा था? लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा किया, क्या विस्कोसिटी डिक्रीज हुआ, मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब कि स्पीड इसका ज्यादा होता है मोर टेम्परेचर में, ऐसे दिखाता है। अब देखो इसमें, देखो क्या था? ये था मॉडरेट लेवल का, इसके हम T3 देंगे, इसको टी एट टी टेम्परेचर T1 दे लेंगे, इसका एट T2 देंगे। अब देखो किसका ज्यादा था भाई? अब नॉर्मली हमको पता है क्या था, T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, और T2 का, और T3 का, मतलब कि एट मोर टेम्परेचर स्पीड इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्या था? काइनेटिक एनर्जी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, kinetic energy of a molecule increases. So the maximum number of molecules are shown with the increase in temperature। क्या नहीं, मिनिमम टेम्परेचर में दिखा रहा है। मैक्सिमम मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कहाँ है? मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है लेस टेम्परेचर पे, मिनिमम मॉलिक्यूल्स है कहाँ पे? मिनिमम मॉलिक्यूल्स है हाई टेम्परेचर पे। समझ रहे हो आपको? बस स्पीडिंग, एक ग्राफ क्यों दिखाया मैंने? मैंने तो आपको नॉर्मली विस्कोसिटी के बारे में इसमें देख सकते हैं क्या था, विस्कोसिटी बारे में देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है ना।
as kinetic energy increases, speed increases. In viscosity, we talk about the same thing. Which was that thing? That thing was when you increase the temperature, kinetic energy increases and movement of that molecule increases. So what happens is viscosity decreases. Viscous layer has been decreased. That what here? Okay, this was Boltzmann distribution curve, right? Yeah. So this what? The speed. This is the speed curve and this was a number of molecules. इसको हम n से denote कर लेंगे, ठीक है? Okay, see here. See what was our question? Our question was that the fraction of molecules of a gas passing a velocity in a given range depends on a temperature. भाई depends on temperature में वही तो बोल रहा था ना मैं, टेम्परेचर के वजह से स्पीड, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है, मतलब कि इतना टेम्परेचर में क्या स्पीड क्या हो रहा है, इसका मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है, मतलब कि सब कुछ टेम्परेचर का खेल है, इतना टेम्परेचर पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका कितना मॉलिक्यूल्स इतना टेम्परेचर में डिपेंड करता है, ठीक है भाई, वही तो ग्राफ है, लेकिन ग्राफ में आपको दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड, लेकिन वो टेम्परेचर का खेल है, सब कुछ डिपेंड्स ऑन अ टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन अ टेम्परेचर। अब ग्राफ में तरीका से देख सकता है, और मैं एक तरीका बोला था, मैं कौन सा तरीका था, फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या था भाई, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या था, देखो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या आता है भाई, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला से हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं, क्या था, देखो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख लेता हूं मैं इधर, फॉर्मूला कौन सा था ये, होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के Vn by ఎంత 4 by root pi m by 2 kT 3 by 2 v square e to the power of minus mv square by 2 kT into dv। देखो भाई यही तो फॉर्मूला है, इसमें किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो डिपेंड हो रहा है टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड हो रहा है स्पीड, किसके ऊपर, टेम्परेचर, बस देखो भाई, है ना, ये होता है क्या, देखो इसमें कुछ थियरी लिख लेता हूं मैं, आपको समझ आएगा, इसमें मतलब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी के ना कर, इस काम क्या था, इसका काम क्या था भाई, वही तो लिख लेता हूं इधर, ध्यान में देखो, ध्यान में देखो इसको क्या काम था, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन, किसका किसका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ molecules having a speed in certain range with temperature, with टेम्परेचर, बस देखो भाई क्या था, यही था हमारा मेन डेफिनेशन था, ठीक है, इससे अभी हम देख सकते हैं क्या था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी है ना, ये रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ स्पीड, मॉलिक्यूल्स हैविंग अ स्पीड विद अ सर्टेन रेंज विद टेम्परेचर, देखो भाई देखो, स्पीड एंड टेम्परेचर की बात कर रहा है, स्पीड एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, स्पीड एंड टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, देखो भाई हमारा आंसर देखो अभी क्या होता है, स्पीड एंड टेम्परेचर था, स्पीड तो दिया है, उसके साथ टेम्परेचर आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस नहीं, प्रेशर ऑफ द गैस नहीं, टेम्परेचर,
किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ठीक है भाई, चलो हम चलेंगे 44 के ऊपर। 44 भी इतना सिंपल ही है। क्या था इसमें? पूछ रहा है ट्रिपल पॉइंट का क्या था। ट्रिपल पॉइंट वैल्यू क्या भाई? इन सेल्सियस में बोलना है। ट्रिपल पॉइंट क्या था इन सेल्सियस में? इसमें लिए हमको एक चीज ध्यान रखना है, केल्विन और सेल्सियस का डिफरेंस। बस हमको केल्विन वैल्यू दिया है, डिग्री ऑफ सेल्सियस फाइंड करना है भाई, सिंपल। डिग्री ऑफ सेल्सियस कैसे फाइंड करना है? हाँ भाई, यही तो हमारा पॉइंट है। हमको पता है ट्रिपल पॉइंट पे हमारा केल्विन का टेम्परेचर होता है water is to centigrade, what will be the temperature of a degree Celsius? देखो ट्रिपल पॉइंट पे ऑफ अ वाटर नॉर्मली हमारा वैल्यू आता है 1/237.15 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। समझ रहे हो? हमारा हमारा 273.15 है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन उन लोग किसके लिए, कितने लिए पूछ रहे हैं? उन लोग पूछ रहा है 273.16 केल्विन के लिए क्या है। नॉर्मली हमारा, हमको पता है ट्रिपल पॉइंट मतलब कि ट्रिपल, हमको पता है डिग्री सेल्सियस में ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू कितना भाई? डिग्री सेल्सियस में ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू था 0। ठीक है, केल्विन का वैल्यू था 273.15 केल्विन है। लेकिन उन लोग पूछ रहे हैं केल्विन ऑफ 273.16 केल्विन दिया है, डिग्री सेल्सियस कितना है भाई? बस कैसे करना है, उसको डिफरेंस निकालो। बस कितना आता है भाई? देखो डिफरेंस कितना आता है भाई? डिफरेंस आता है नॉर्मली 0.01 डिग्री सेल्सियस। देखो इसका डिफरेंस कितना है, माइनस करो। समझ रहे हो? इसका माइनस करो, आपके लिए आता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। बस यही था हमारा आंसर है। देख लो 0.01 कहां पे भाई? 0.01। बस सिंपल, मिल गया हमारा आंसर। बस सिंपल भाई, इतना इजी है ना ये। हमको नॉर्मली डिग्री और सेल्सियस का डिफरेंस, हम एक बात पढ़ा कि ओनली 273 पढ़ा है। नहीं भाई, इट्स नॉट 273, इट्स अ 273.15 केल्विन है। ठीक है, देखो चलो हम चलेंगे अभी 45 के ऊपर। क्या था भाई 45? देखो भाई 45, देखो 45 ध्यान से पढ़ो 45 को। देखो क्या था 45 का सिस्टम, देखो सिस्टम ये इज अ वन मॉलिक्यूल। सिस्टम ये इन अ 1 मोल ऑफ आइस इज -10 डिग्री सेल्सियस। सिस्टम में 1 मोल, सिस्टम है बोल रहा है कि सिस्टम ए इज अ 1 मोल ऑफ आइस एट अ -10 डिग्री सेल्सियस एंड सिस्टम बी इज 1 मोल ऑफ सुपर कूल्ड वाटर एट अ -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। भाई इसको कैसे करना है भाई? देखो देखो क्या है, देखो हमको पता है सुपर कूल्ड लिक्विड ये तो स्टेबल नहीं है, ये मेटास्टेबल स्टेट है। ठीक है, नॉर्मली आइस था वो स्टेबल स्टेट है, हमको पता है एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री है ना हमारा आइस बन जाता है। लेकिन उन लोग बोल रहे हैं -10 डिग्री, -10 डिग्री तो पूरा आइस ही है, कंप्लीटली आइस है। कंप्लीटली आइस है मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस में शुरू होता है आइस होने के लिए। ठीक है, लेकिन -10 डिग्री सेल्सियस में वो कंप्लीटली आइस बन चुका है ना। अब देखो ये सिस्टम ए था, ये कंप्लीटली क्या था, ये कंप्लीटली सिस्टम ए था, सिस्टम ए था। लेकिन सिस्टम बी क्या था? सिस्टम बी था सुपर कूल्ड वाटर एट अ -10 डिग्री। हमको पता है सुपर कोल्ड ये स्टेबल नहीं है, इट्स नॉट स्टेबल, इट्स नॉट स्टेबल। ठीक है बच्चों, इट्स नॉट स्टेबल मतलब कि ये स्टेबल नहीं है। ये क्या होता है?
ये मेटास्टेबल है, ये होता है, ये मेटास्टेबल होता है, ये मेटास्टेबल स्टेट होता है। इसलिए वो क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस पे एक सुपर कूल्ड वाटर है, -10 डिग्री सेल्सियस पे सुपर कूल्ड वाटर, इस एक एनर्जी बाहर निकलता है। क्यों? क्यों भाई? ये स्टेबल नहीं है ना, ये स्टेबल होना है, मेटास्टेबल है, स्टेबल नहीं, इट्स नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं, इसलिए क्या होना है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए वो स्टेबल होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए, इसलिए क्या करता है, स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी को दे देता है, कुछ एनर्जी को देता है, हेंस गेन स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी को कुछ देता है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसका एनर्जी को दे रहा है, एनर्जी को बाहर निकल रहा है, कौन सा एनर्जी, फ्री एनर्जी को बाहर निकल रहा है, मतलब कि इसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि नॉर्मली मेटास्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट होने के टाइम पे क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, फ्री एनर्जी, रिलीजिंग सम एनर्जी, releasing some free energy. Which is that energy? It is called a free energy. So it means that energy is decreasing. It means that energy is decreasing. It means that energy is decreasing. ठीक है, देखो समझ आ रहा है ना, मेटास्टेबल था वो, कौन था, एट -10 डिग्री सेल्सियस सुपर कूल्ड वाटर मेटास्टेबल पे था, उसके बाद ये मेटास्टेबल है, मतलब कि स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल है, ये स्टेबल फॉर्म होने के लिए थोड़ा एनर्जी को लॉस कर रहा है, थोड़ा एनर्जी को लॉस हो रहा है, लॉस लॉस इन एनर्जी हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, लॉस इन एनर्जी हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमने थियरी पढ़ा है, क्या हो रहा है, लॉस एनर्जी हो रहा है, किसके लिए, देखो मतलब क्या है, मतलब कि इसका एनर्जी कम हो रहा है ना, देखो क्या, ये एज अ ग्रेटर वेपर प्रेशर देन बी, नहीं भाई इधर वेपर प्रेशर का बात ही नहीं हो रहा है ना, इधर बात हो रहा है फ्री एनर्जी का, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एज अ ग्रेटर फ्री एनर्जी देन बी, देखो ये होता है क्या फ्री एनर्जी ग्रेटर, नहीं भाई नहीं, ये का फ्री एनर्जी नहीं होता है, किसका होता है भाई फ्री एनर्जी ज्यादा, देखो किसका हो रहा है, हाँ भाई हमको पता है, ए एज अ लोअर फ्री एनर्जी देन बी, क्या ऐसे हो रहे क्या, देखो मैं क्या बोला था, मैंने बोला था सिस्टम ए के पास 1 मोल ऑफ आइस था, मतलब 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस था, सिस्टम बी के पास 1 मोल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर था, अभी मैंने बोला मेटास्टेबल टू स्टेबल स्टेट जाना है, क्या होना है, मेटास्टेबल टू स्टेबल स्टेट जाना है, इसके लिए फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसका ए एज अ ग्रेटर फ्री एनर्जी देन बी है ना, इसका मतलब, क्योंकि नॉर्मली मेटास्टेबल के साथ मेटास्टेबल फेस पे सुपर कूल्ड का एनर्जी हाई था, लेकिन वो कब डिक्रीज हो रहा है ना, स्टेबल मेटास्टेबल टू स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब कि उसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये एज अ ग्रेटर एनर्जी देन अ बी है ना, ये एज अ ग्रेटर एनर्जी देन बी, बस सिंपल, कुछ लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए भाई, बस और कुछ नहीं है। देखो अब देखो, अब इजी क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था इजी, 46 वाला, देखो भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, भाई रिवर्स ऑस्मोसिस किसका एग्जांपल है भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब कि नॉर्मली ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस था, ऑस्मोसिस था रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या, नहीं, ऑस्मोसिस था नॉर्मल प्रोसेस है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस है ना, इसको रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस था, इसलिए हम रिवर्स कर रहे हैं ना, हाँ ऑस्मोसिस था, देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, चलो ऑस्मोसिस था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या था, ऑस्मोसिस था स्पॉन्टेनियस, ठीक है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब कि हमारे से, मतलब कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, क्यों भाई,
स्पॉन्टेनियस मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस मतलब कि किसी का भी हेल्प नहीं ले रहा है, किसी का भी हेल्प नहीं ले रहा है, ऐसे ऑस्मोसिस हो रहा है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब कि हम ऑस्मोसिस नहीं कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस कर रहा है। रिवर्स प्रोसेस मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा कहां पे है उसको हम डिक्रीज कर रहा है ना, हम इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो चल ठीक है, अब 46 का आंसर हमको पता चल गया, क्या था? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब चले हम 47 के ऊपर। क्या था भाई 47? हाँ भाई 47 भी इजी था। क्या है 47? 47 है a gas system at a 0.1 atm pressure is enclosed in a cylinder fitted with a weightless। देखो इस डाटा को हम लिख लेंगे पहले। क्या करना है भाई, हम इस डाटा को पहले लिख लेंगे। क्या डाटा गिवन है भाई, देखो a gas system at a 0.1 atm pressure, a gas system at a 0.1 atm pressure, a gas system at a 0.1 atm pressure, a system at a 0.1 atm pressure is enclosed in a cylinder fitted with a weightless frictionless piston। ठीक है भाई, इसको लिख लेंगे पहले। एक सिस्टम है, क्या था? एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है भाई, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, उसके अंदर प्रेशर है 0.1 एटीएम। कितने भाई? 0.1 एटीएम। ठीक है, वो तो सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम है। और दूसरा क्या है? दूसरा है सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग वेयर द प्रेशर इज 1 एटीएम। देखो भाई सराउंडिंग है, ठीक है, पूरा मतलब सिस्टम के अलावा सब कुछ क्या है, वो तो सराउंडिंग मतलब आउटर। अंदर पे 0.1 एटीएम प्रेशर है, बाहर पे 1 एटीएम प्रेशर है, बाहर पे 1 एटीएम प्रेशर है, अंदर पे 0.1 एटीएम प्रेशर है। मतलब कि अब देखो इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट अकर आइसोमरली, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर का सराउंडिंग का प्रेशर है, सराउंडिंग का प्रेशर है कितना है? सराउंडिंग का प्रेशर है 1 एटीएम है। कहां पे है सराउंडिंग का? सिस्टम का 0.1 एटीएम है। ठीक है, ये कहां पे चल रहा है? ये थर्मोडायनेमिक का टॉपिक है। ये क्या चल रहा है देखो, अभी क्या हो रहा है, अभी एंट्रोपी देखो, एंट्रोपी क्या भाई? रैंडमनेस है ना, रैंडमनेस। हाँ, अब एंट्रोपी मतलब कि रैंडमनेस है। रैंडमनेस कहाँ के भाई ज्यादा? एंट्रोपी मतलब कि रैंडमनेस, रैंडमनेस। और कहां पे रैंडमनेस है, मतलब फ्री स्टेट कहां पे है? ज्यादा मतलब कोलाइड्स हो रहा है, मतलब ज्यादा पोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, वो बात होता है इधर एंट्रोपी के बारे में। मतलब रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर कहाँ पे है, डिसऑर्डर कहाँ पे है, वही तो बात है। क्या था देखो, क्या हो रहा है इधर? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रहा है क्या? और सराउंडिंग से डिक्रीज हो रहा है क्या? नहीं भाई, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो रहा है। क्यों भाई? रैंडमनेस डिक्रीज क्यों हो रहा है? हमको पता है अंदर है 0.1 एटीएम है, मतलब कि अंदर का सिस्टम में 0.1 एटीएम प्रेशर पे है, मतलब कि अंदर है जगह कम है, देयर इज नो स्पेस इनसाइड द सराउंड, सिस्टम के अंदर स्पेस नहीं है, मतलब कि उसका रैंडमनेस कम है, रैंडमनेस डिक्रीजेस, रैंडमनेस डिक्रीजेस। लेकिन सराउंडिंग का रैंडमनेस ज्यादा है, सराउंडिंग हैज मोर रैंडमनेस, सराउंडिंग हैज मोर रैंडमनेस, हेंस व्हाट हैपेंस, हेंस इसलिए इसका एंट्रोपी ज्यादा है, इसके लिए इसका एंट्रोपी क्या है भाई? एंट्रोपी मोर है, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग और सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है।
मैं आपको इजी तरीका से, इजी तरीका में बोलूं मैं क्या, देखो ये नॉर्मली थियोरेटिकल बेस है, लेकिन इजी तरीका देखो, सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कुछ प्रेशर है, ठीक है, बाहर है नॉर्मल प्रेशर है, 1 एटीएम है, नॉर्मल प्रेशर है, सिस्टम के अंदर 0.1 एटीएम प्रेशर है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, अंदर है प्रेशर है, अंदर का प्रेशर ज्यादा नहीं है, मीडियम है, लेकिन वो अंदर का मॉलिक्यूल है ना, वो पूरा कंजेस्टेड है, इसका रैंडमनेस ही नहीं है, मतलब कि इधर उधर नहीं जा सकता है, पूरा अंदर है, मतलब कि बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए इसका मोमेंटेशन ऑफ स्पीड ना, मोमेंटम मूवमेंट ही नहीं है, इसका मोबिलिटी नहीं है, इसके लिए उसका एंट्रोपी डिक्रीज होता है, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस डिक्रीज होता है, इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है भाई, बस खेल खत्म भाई, खेल खत्म। देखो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस, दैट ऑफ अ सराउंडिंग इंक्रीजेस, सराउंडिंग का एंट्रोपी इंक्रीज होता है, एंट्रोपी सिस्टम डिक्रीज हो रहा है भाई, बस। देखो चले हम 48 के ऊपर आ जाओ, 48 के ऊपर क्या बोल रहा है, मीन वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है, मीन वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर अप्रोक्सीमेटली इन द रेशियो। भाई इसके लिए हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक इक्वेशंस पढ़ चुका है, किसके लिए, वी मीन वेलोसिटी के लिए, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। कौन सा इक्वेशन था भाई वो, देखो कौन सा था, वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए, मीन स्क्वायर वी मीन के लिए होता √8 RT/πm, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए हमने पढ़ा है 2 RT/m, और वी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए पढ़ा है √3 RT/। इसका रेशियो क्या होता है भाई, इस तीनों का रेशियो क्या होता है, देखो इस तीनों का रेशियो कैसे फाइंड करना है भाई, सिंपल है, इसमें दोनों तीनों में क्या क्या एक जैसे लग रहा है, उसको काटते हैं, RT/m, RT/m, RT/m। देखो अब देखो √8/π का वैल्यू, √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, हमको पता है √3 का वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब कि VRM का रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी ज्यादा होता है, और नेक्स्ट आता है √8/π, √8/π मतलब कि √2.54 आता है, मतलब कि रूट मीन का नेक्स्ट आता है रूट मीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब कि एक ऑर्डर आता है, ठीक है, क्या आता है भाई, ये आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है ना, देखो बस ये कहां पे है, देखो अब देखो वी मीन का मिडल पे आना है, मतलब कि मीडियम आना है, मीडियम वैल्यू आना है, मतलब कि इससे कम आना है, वी आर एम से वैल्यू कम आना है, इसका लीस्ट आना है, लीस्ट वैल्यू, इसका लीस्ट वैल्यू आना है, मतलब कि नॉर्मली देखो वैल्यू क्या आना चाहिए, देखो भाई आ जाओ हमारा ऑप्शन पे आ जाओ, क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा आना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा कहां पे भाई, देखो हाँ 1.23 है, 1 है, 1.13 1 देखो भाई ये ए एंड डी में दोनों का 1.23 है, और देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा आना चाहिए, 1.23 होने के बाद मीन वेलोसिटी ज्यादा आना चाहिए, मतलब कि 1.13 है, इसका 1 है, मतलब ए गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन ए हमारा ठीक आंसर है, बस। देखो हम नॉर्मली क्या कैसे पता चल गया हमको, हमको पता चल गया कि नॉर्मली इसको बस कुछ नहीं है भाई, इसको वैल्यू निकालो, इसको पूरा वैल्यू निकालो, इसका पूरा वैल्यू निकालो, किसका ज्यादा है उसको अरेंज कर लो, बस सिंपल हो गया काम, ठीक है, हम इजी तरीका है यही है, इसको कैंसिल करो सेम वैल्यूज को, और क्या क्या अलग है उसको वैल्यू फाइंड करो, और उसमें देखो किसका ज्यादा है, किसका लो है, किसका मोर है, बस सिंपल है भाई। चले 48 तो हो गया, हम चले 49 के ऊपर, भाई 49 भी इतना आसान है ना, हमको इसमें 49 के ऊपर देखो क्या हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल, भाई परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे फाइंड करना है, परफेक्ट डिफरेंशियल फाइंड करना है, पहले देखना है वो स्टेट फंक्शन है या नहीं, कौन सा कोई स्टेट फंक्शन होता है ना, उसका परफेक्ट डिफरेंशियल आता है, किसका
स्टेट फंक्शन नहीं आता ना, उसका परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं आता है। ठीक है, अब देखो स्टेट फंक्शन कौन सा भाई, हमको पता है क्यू, क्यू एंड डब्ल्यू, है ना, वो दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, दोनों नॉट अ स्टेट फंक्शन। नॉट अ स्टेट फंक्शन, इसलिए हमारा डिफरेंशियल भी नहीं होता है। स्टेट फंक्शन नहीं होगा तो डिफरेंशियल भी नहीं है, मतलब कि ये हमारा ठीक आंसर। बस भाई देखो, हम के लिए इसके लिए कुछ नहीं देखना है, देखना है स्टेट फंक्शन हाँ ना हो, स्टेट फंक्शन नहीं है, इसका परफेक्ट डिफरेंशियल भी नहीं आता है बस। ठीक है, मतलब कि डी क्यू है, डी क्यू है, स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब कि इट्स नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल ऑल्सो। चले भाई, चले, हम चलेंगे अभी 50 के ऊपर। क्या था 50 पे, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, भाई इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखना कैसे भाई, हाँ इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखना है, आसान तरीका है, कौन सा था, ये है मैक्सवेल बॉक्स। मैक्सवेल बॉक्स का देख ले, हमको मिलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। देखो भाई, मैक्सवेल बॉक्स को ड्रॉ कर लेता हूं मैं एक बार, कैसा है, एक बॉक्स करो पहले, एरोस लगा दो, उसके बाद सभी का एरोस देखो। पहले क्या था, पानी के ऊपर क्या होता था, पानी के ऊपर क्या आता है, शिप आता है ना भाई, शिप, पानी के ऊपर आता है शिप, यस, एच पी आ गया, ठीक है, शिप आ गया। उसके बाद यस यू वी, वी ए टी, पीजी, हम लोग पीजी पढ़ते हैं ना, पीजी पढ़ना है ना हमको, पीजीटी, बस पीजीटी, बस देखो भाई यही है हमारे लिए। सभी का इक्विलिब्रियम फाइंड करो, सभी का इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करो, क्या क्या होता है भाई सभी का इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो। पहले जी का देख लो, जी का ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और एच का ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और यू का ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और वी का और ए का ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और एस का भी आता है ना, और एस का भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। लेकिन पहले चारों को देख लेंगे, पहले क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो, डीजी का इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट, डीजी इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ना भाई। नेक्स्ट, डीएच इज इक्वल टू 0 at constant pressure and entropy, 0 at temperature and volume. Next, enthalpy, 0 at a constant entropy and a volume. बस भाई देख लो, हमको मिल गया एंट्रोफी का, सॉरी क्या मिल गया, हमको मिल गया इक्विलिब्रियम का कंडीशन। क्या भाई हमारे लिए कौन सा पूछा है, हमारे लिए पूछा है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब कि डीजी का पूछ रहा है, डेल्टा जी का, डीजी का पूछ रहा है, डेल्टा जी का, डेल्टा जी का क्या भाई, हमने पढ़ा है डेल्टा जी का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे आता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर देखो, प्रेशर एंड टेम्परेचर कहाँ पे है भाई, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, बस ऑप्शन सी में है, बस भाई इतना इजी तरीका है ना इसके लिए। बस उसको मैक्सवेल बॉक्स देख लेंगे, मैक्सवेल बॉक्स पे इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लो, उसमें था टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 0, बस हो गया। चले, हमारा 50 क्वेश्चन हो चुका है आज, हम चलेंगे 51st के ऊपर। ठीक है भाई, क्या था 51st देखो, 51st बोल रहा है, पूछ रहा है कि द ई नॉट ऑफ अ सेल ऑफ एन air battery, aluminum air battery is a 2173 volt, क्या था 2173 वोल्ट, किसका है, ई नॉट ऑफ अ सेल, एंड इट इन्वॉल्व्स अ 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 12 है, ठीक है 12 इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा जी इन अ किलो जूल्स विल बी डैश। देखो भाई कितना सिंपल है, हमको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला था, वो है ई नॉट है क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट है ना। हमको क्या क्या पता है, हमको पता है
फैराडे है 96,500 कूलम्स है, ई नॉट वैल्यू पता है 2.73 वोल्ट है और एन का वैल्यू भी पता है, ये तो 12 है। बस भाई सब्स्टिट्यूट करो इसको, क्या मिलता है सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -12 इंटू 96,500 इंटू 2.73 वोल्ट। भाई कितना आंसर आता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 3161340, इतना वैल्यू आता है। लेकिन ये तो जॉल्स में है, ये तो जॉल्स में है, लेकिन हमारे कितने किसके लिए पूछ रहा है? किलो जॉल्स के लिए। बस इसको क्या करना है भाई? इसको बस चेंज करना है वैल्यूज। क्या करना है? इसको वैल्यू चेंज करना है भाई। वैल्यू क्या था? एक चीज ध्यान रखो, -12 है, ध्यान में रखना, ठीक है? माइनस आना चाहिए इधर, ठीक है? चेंज करो इसको किलो पे। कितना आना चाहिए? किलो पे आना चाहिए। कितना है? 3161.34 किलो जूल। हो गया भाई, आंसर मिल गया। इतना सिंपल है ना? कैसे आ गया ये फॉर्मूला? हाँ भाई, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? ये कैसे हो गया हमने? हमको पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू, सॉरी 1 kg इज इक्वल टू 1 किलो इज इक्वल टू 1000। क्या पता है? हमको पता है 1 किलो इज इक्वल टू 1000। बस हमको इसको डिवाइड कर दो, मिल जाएगा हमारा आंसर। बस चले चलो, हमारा आंसर क्या है? -3161.34 किलो जॉल्स। बस क्या है भाई हमारा आंसर? और आंसर है डी। चले चलो, अब चलेंगे 50 सेकेंड के ऊपर। 50 सेकेंड देख लो, 50 सेकेंड। भाई सिंपल क्वेश्चन से है, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है? सिंपल भी है, इतना आसान भी है और इतना डिफिकल्ट भी है। भाई ऐसे ही ना होता है कि हमको आसान लग रहा है, लेकिन तुम लोग को कुछ डिफिकल्ट हो सकता है और किसी लोग को पूरा डिफिकल्ट हो सकता है, और मेरे मेरे से और भी लोग को पूरा इजी लगता है ना। हाँ, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि कितना इजी है और आसान, लेकिन ये तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बोल सकता है ना भाई? चले, हम चलेंगे 50 सेकंड के ऊपर। क्या है 50 सेकंड क्वेश्चन? पढ़ो एक बार 50 सेकंड क्वेश्चन को। भाई हम 50 सेकंड क्वेश्चन को कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक है? अभी हमने कितना क्वेश्चन किया? हमने 51 क्वेश्चन तक किया। अभी बचे हुए हैं 9 क्वेश्चन है, ठीक है? 9 क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? चले भाई, आपका सेक्शन खत्म हो गया। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। कोई को समझ नहीं आया तो दोबारा कमेंट पे रिप्लाई कर सकता है और कहीं पे मिल सकता है, ठीक है? कहीं पे भी हमको आंसर भी कहीं पे भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग को और तुम लोग को भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलो भाई, चलो दोस्तों, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वन एंड ऑल।